तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज सैटरडे, शनिवार का दिन कहानी रिकॉर्डेड होती है, लेकिन कहानी होती ज़रूर है। आज की कहानी शायद लिस्ट में नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसा हुआ, हालांकि वो बयान वापस भी लिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सोशल मीडिया में और हर जगह ये चीज़ आई। शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन हैं और नेता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, लिखते भी हैं, अच्छा एडिटर भी हैं सामना के, संजय राउत, एक जर्नलिस्ट भी हैं वो। तो उन्होंने अचानक 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि इंदिरा गांधी जो हैं वो अक्सर करीम लाला से मिला करती थी। अब इसके बाद इस बयान को लेकर अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हुए। हालांकि बाद में संजय राउत ने कहा कि उनका मकसद या मतलब क्या था बोलने का, लेकिन उसको ये लेके अब भवें तनी कि एक डॉन एक प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले या एक प्राइम मिनिस्टर एक डॉन से क्यों मिले। तो इसको लेके सारी चीज़ें हुई। हम लोगों ने भी फिर पड़ताल की, तफ्तीश की, तो जो सारी चीज़ें सामने आई, करीम लाला की पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले ये इन दोनों की मुलाकात की सच्चाई आपके सामने रखता हूं। करीम लाला मुंबई में एक जाना पहचाना नाम था। 1940 से लेकर 1980 तक एक तरह से एक तरफा राज था। ये भी कहें कि अगर अंडरवर्ल्ड या डॉन शब्द कहीं से शुरू हुआ तो शायद करीम लाला की देन है। गैंग वॉर अगर बात करें तो वो करीम लाला के ही दौर में शुरू हुआ, जब डी कंपनी नई थी, दाऊद इब्राहिम, और इन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ तो उसने एक तरीके से गैंग वॉर की शुरुआत की। तो अंडरवर्ल्ड या फिर डॉन या गैंग वॉर, स्मगलिंग, तस्करी, ये सारी चीज़ें कहते हैं कि करीम लाला की देन है। देश का पहला डॉन कई लोग कहते हैं कि कौन है, हाजी मस्तान या करीम लाला, लेकिन मुझे लगता है कि इस शक और सवाल को खुद हाजी मस्तान ने दूर कर दिया ये कहकर कि जो सबसे बड़ा डॉन इस देश का या पहला था वो करीम लाला, ये खुद हाजी मस्तान ने कहा है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का पहला डॉन करीम लाला। अब वो करीम लाला एक प्रधानमंत्री से मिलता है, ये प्रधानमंत्री उनसे मिलती हैं, ये क्या सच्चाई है। एक बार इंदिरा गांधी करीम लाला से मिली थी, और दूसरा कोई और मिसाल नहीं मिलता कि जब इंदिरा गांधी या करीम लाला की मुलाकात हुई होगी। जो एक बार ये मुलाकात हुई थी वो 1973 में हुई थी, 1973 में। और इस मुलाकात के पीछे की जो कहानी थी वो ये थी कि 1973 में पद्म भूषण और ये सारे पुरस्कार दिए जाने थे, जो सरकारी अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो उस साल 1973 में पद्म भूषण के लिए एक कलाकार हैं, उन्होंने बड़ी सारी फिल्मों में काम किया, बड़े अच्छे कलाकार भी, मतलब, और स्टेज पे भी उन्होंने काम किया, राइटर भी अच्छे, लेखक। इसके अलावा वो कवि भी थे, एक्टर भी थे, अदाकार थे। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। तो 1973 में सिनेमा में योगदान के लिए हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय को पद्म भूषण पुरस्कार देने का फैसला लिया गया। खबर मुंबई पहुंची। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय अवार्ड लेने के लिए दिल्ली आने को तैयार हुए। बुजुर्ग थे लेकिन वो दिल्ली आए। तो जब ये खबर पद्म भूषण की मुंबई में पहुंची तो ये खबर उस वक्त करीम लाला तक भी पहुंची। करीम लाला 1973 में अपने उरूज पर थे, और वो ऐसा एक एक डॉन था कि मुंबई में तूती बोलती थी। तो करीम लाला को जब हरींद्रनाथ के बारे में पता चला कि हरींद्रनाथ दिल्ली जा रहे हैं, तो करीम लाला ने हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय से जाकर मुलाकात की और कहा कि वो राष्ट्रपति भवन देखना चाहता है। अभी तक उसने कभी देखा नहीं है कि अंदर से कैसा है, क्या है। तो ये बेहतर मौका है, सबसे अच्छा मौका है, चूँकि आपको अवार्ड मिल रहा है और राष्ट्रपति भवन में ही मिलेगा, तो मुझे राष्ट्रपति भवन देखने का भी जो मेरी तमन्ना है पूरी हो जाएगी। तो मैं आपके साथ दिल्ली राष्ट्रपति भवन चलना चाहता हूँ इस अवार्ड समारोह में। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, अब जाहिर सी बात है कि एक डॉन कह रहा है, ये भी मन में है कि एक डॉन को लेकर साथ जाना पता नहीं क्या होगा, लेकिन करीम लाला को इनकार भी नहीं कर सकते। क्या पता करीम लाला बुरा मान जाए। तो हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय तैयार हो गए इस बात के लिए। इसके बाद करीम लाला हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली में तय वक्त पर जिस दिन ये पुरस्कार समारोह था, करीम लाला उनके साथ
राष्ट्रपति भवन पहुंचता है। वहाँ के अशोका हॉल है जो शायद, वहाँ पे ये पुरस्कार समारोह था। पद्म भूषण और इस तरह के जो राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, इसमें आमतौर पर ये पुरस्कार राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होती है और बाकायदा बहुत सारे मंत्री भी होते हैं। तो करीम लाला अब राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके थे। राष्ट्रपति भवन में तमाम नेता मंत्री, और उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो भी मौजूद थी। पुरस्कार समारोह हुआ। हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी को पद्म भूषण मिला सिनेमा में उनके योगदान के लिए। समारोह खत्म हुआ। चूंकि बहुत सारे डिग्निटरीज, बड़े बड़ी शख्सियत, हस्तियां वहां पहुंची हुई थी, तो पुरस्कार समारोह खत्म होने के बाद सब एक दूसरे से मिलने लगे। इसी दौरान इंदिरा गांधी हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय के पास पहुंची, उनसे मुलाकात करने लगी। करीम लाला साथ में थे और उसी वक्त एक तस्वीर खींची जिसमें हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, करीम लाला और इंदिरा गांधी। करीम लाला की ख्वाहिश थी इंदिरा गांधी के साथ एक फ़ोटो और खिंचवाने की। फिर उन्होंने, जो भी कैमरामैन, फोटोग्राफर, तो इंदिरा गांधी के साथ उसी वक्त फ़ोटो और खिंचाई। और अपना जो इंट्रोडक्शन दिया था तब करीम लाला ने, वो ये कहा था कि मैं मुंबई से हूँ और पठान हूँ और पठान कौम के लिए काम करता हूँ। तो एक तरह से ये था कि पठानों के लिए कुछ काम करने वाला और उनका नेता टाइप। तो ये मुलाकात इतनी देर की हुई, कुछ मिनट की। तस्वीरें खींची। उसके बाद इंदिरा गांधी वहाँ से निकल जाती हैं, करीम लाला वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये वापस मुंबई आ जाते हैं। ये एक मुलाकात थी 1973 में, जो एक डॉन की एक प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति भवन के अंदर हुई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी उस जमाने में कई बार मुंबई गई, लेकिन कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि इंदिरा गांधी खास तौर पर करीम लाला से कभी मिलने मुंबई गई हूं। बातें तमाम है लेकिन सबूत कोई सामने नहीं आया। राष्ट्रपति भवन की मुलाकात का सबूत है क्योंकि तस्वीर है। तो ये एक मुलाकात थी जिसके ऊपर फिर बाद में खैर संजय राउत ने अपना बयान में कहा भी कि उनका मकसद और मतलब कुछ और था। तो ये तो रही एक डॉन की, एक प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात। अब सवाल यह है कि आखिर करीम लाला बना क्या, ये था क्या, कहां से आया, कैसे मुंबई पर राज किया, कैसे पहला डॉन बना। और एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि जब करीम लाला ने अपने हाथ से दाऊद इब्राहिम की पिटाई भी की, वो भी सड़क पर। तो ये सारी कहानी की शुरुआत होती है करीब 1925 और 30 के बीच। करीम लाला असल में हिंदुस्तानी नहीं था, वो अफगानी नागरिक था। अफगान में पैदा हुआ। अफगान में एक जगह है कुनार। तो कुनार में कुछ लोग कहते हैं कि कुनार के एक शाही परिवार से इसका ताल्लुक था और अच्छा खासा बिजनेसमैन था। क्योंकि शाही जो विरासत थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन रिश्ता शाही परिवार से था। बाद में इस परिवार ने बिजनेस का रुख किया, बिजनेस करने लगा। उस वक्त हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। और तभी करीम लाला, जबकि उस वक्त उसका नाम भी करीम लाला नहीं था, उसका नाम था अब्दुल करीम शेर खान। अफगानिस्तान में जब ये था, करीब 21 साल की उम्र में अब्दुल करीम शेर खान अफगानिस्तान से पेशावर पहुंचा। और पेशावर भी उस वक्त, चूंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो एक ही था। और पेशावर के रास्ते वो मुंबई पहुंचा, जब वो बॉम्बे हुआ करता था, या बम्बई। बम्बई आने के बाद सबसे पहला ठिकाना था करीम लाला का ग्रैंड ट्रंक रोड। यहाँ पे उसने एक किराए का अपना घर लिया और उसके बाद वहीं धीरे धीरे करके इसने अपना एक बिजनेस चलाना शुरू किया। लेकिन असली बिजनेस था इसका जुए का अड्डा। जुए का अड्डा चलाने लगा। जुए का अड्डा चलाते चलाते थोड़े पैसे आए और उस वक्त तक मुंबई में कोई गैंग, कोई डॉन, ये सारी चीज़ें, ये नाम ही नहीं था। कि छोटे मोटी गुंडागर्दी, बदमाशी हर जगह होती है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर डॉन, अंडरवर्ल्ड, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। ये शब्द भी लोग नहीं जानते थे। तो करीम लाला ने आगे जुए के अड्डे से अपना धंधा शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आए। पैसे आने के बाद उसने लोगों को अब ब्याज पे पैसे देने शुरू किए। और जब ब्याज पे पैसे देने शुरू किए तब पहली बार अब्दुल करीम शेर खान का नाम करीम लाला पड़ा, क्योंकि लाला जी पैसे देते हैं।
तो जुए के अड्डे से शुरुआत हुई, उसके बाद इसने ब्याज पे पैसा देना शुरू किया। पैसा देते देते फिर इसने शराब के अड्डे खोलने शुरू किए और ये सारी चीज़ें चलती रही। इस दौरान में पुलिस को भी पता चला कि भाई जुए का अड्डा, शराब, ये सब अवैध कारोबार। करीम लाला की एक खासियत थी, वो ये कि दुश्मन को भी दोस्त बना लो। तो इसी तरीके से उसने पुलिस वालों को भी अपना दोस्त बनाया, मतलब एक तरह से ये कहें कि उसको हिस्सा देना शुरू किया। और उस वक्त फिर इन चीज़ों के साथ साथ वो रेड लाइट एरिया में भी घुसा। उसने लड़कियों के, औरतों के भी धंधे करने शुरू किए। ये भी है कि वो यहाँ से गल्फ़, सऊदी अरब और इन जगहों पे भी लड़कियों को बेचता था। तो ये सारे बुरे धंधे धीरे धीरे उसने शुरू किया और इसी दौरान में करीब 40 का दौर आ गया। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1940। तो उस वक्त हीरे, जवाहरात और सोने, इनकी तस्करी शुरू हुई। छोटे मोटे पैमाने पे होता था, लेकिन उस वक्त जब करीम लाला का इस तरफ ध्यान गया तो उसने कहा कि क्यों ना अब ये स्मगलिंग करते हैं, तस्करी का काम। तो उसने सोने और हीरे की तस्करी का काम करना शुरू कर दिया। इससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने शुरू हो गए और इन पैसों के साथ उसका कद बढ़ता गया। अब वो लोगों के मारपीट, हफ्ता वसूली, करीम लाला एक तरह से धीरे धीरे एक ओंडा बन चुका था। जुए का अड्डा, शराब खाना, लड़कियों का धंधा, उसके बाद गोल्ड और डायमंड की तस्करी। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नई नई आनी शुरू हुई, उसकी तस्करी। तो ये करते करते उसने अपना एक गैंग खड़ा कर लिया और उस गैंग का नाम रखा पठानी गैंग, क्योंकि ये खुद पठान था। पठानी गैंग मतलब लाला का गैंग। पठानी सूट पहना करता था हमेशा करीम लाला जब अफगानिस्तान से बम्बई आया था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका कद बढ़ा, पैसे आए, तो उसके बाद उसने पठानी सूट छोड़कर सूट पहनना शुरू कर दिया। 40 के वक्त आते आते करीम लाला अब लगभग बम्बई का एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और कोई रुकावट नहीं था बीच में। इसी दौरान एक दूसरा फिर बॉम्बे में खड़ा होता है, जो तस्करी जब ये गोल्ड और इसकी शुरू हुई, तो वो था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने भी स्मगलिंग करनी शुरू की, लेकिन हाजी मस्तान को पता था कि ये करीम लाला गैंग ही पूरा इसको ऑपरेट करता है, तो करीम लाला गैंग की मर्जी के बिना करना मुश्किल था। हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों के मिजाज एक जैसे थे कि दुश्मनी करके नहीं करेंगे, दोस्ती कर लो। तो फिर करीम लाला और हाजी मस्तान में दोस्ती हुई और समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि ठीक है, समुद्री इलाका जहाँ से डॉक से माल उतरता है वो तुम्हारा, बाकी का इलाका हमारा, और पठानी गैंग उस माल को उतारने में मदद कर देंगे, उसके बदले में जो भी कमीशन हिस्सा होगा वो मिलेगा। तो एक दोनों में समझौता हुआ और दोनों गैंग बड़े प्यार से अपना धंधा चलाने लगे। धीरे धीरे करीम लाला और हाजी मस्तान में दोस्ती भी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। मुंबई के लगभग 2 हिस्से हो चुके थे डॉन के अपने हिसाब से, जिसपे एक तरफ हाजी मस्तान काम कर रहा था, एक तरफ करीम लाला। इसी दौरान में एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है, उसका नाम था वरदराजन। अब वरदराजन जब आता है तो उसे पता था कि उसे धंधा करना है, स्मगलिंग करनी है, शराब का भी उसका कारोबार है, लेकिन वो अपने बलबूते पे करेगा तो इन दोनों से पंगा लेगा, करीम लाला और हाजी मस्तान से, और इनमें से किसी एक के साथ जाता है तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो वरदराजन का भी मिजाज वही था उस वक्त, खून खराबा नहीं, दोस्ती कर लो, समझौता कर लो। फिर उसने करीम लाला और हाजी मस्तान से दोस्ती और समझौता किया। तो अब 3 हिस्से हो गए बम्बई के, एक करीम लाला, एक हाजी मस्तान, एक वरदराजन, और तीनों अपना धंधा चलाने लगे बिना खून खराबे के। इसी दौरान करीम लाला के पैर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, चलने में तकलीफ होने लगी। करीम लाला ने अपना हुलिया, जो कपड़े चेंज किए, पठानी सूट से वो सफारी पे आया, सफ़ेद एकदम। अब उसके बाद उसने एक छड़ी लेके चलना शुरू कर दिया, लाठी टाइप छड़ी। तो धीरे धीरे छड़ी एक तरह से करीम लाला का स्टाइल बन गया, एक सिंबल हो गया। वो काले रंग की छड़ी करीम लाला की अब पहचान हो गई। और करीम लाला का जो कद था वो 7 फुट लंबा था, तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत ये था कि भीड़ में खड़ा होता था तो सबसे अलग दिखता था, लंबा चौड़ा पठान। उसके बाद अब छड़ी के साथ चलना, धीरे धीरे उस छड़ी की भी कहानी बन गई। करीम लाला ने क्या किया कि जब अब 40 के बाद
हाजी मस्तान भी साथ, वरदराजन भी साथ, और खूब पैसे, पुलिस के साथ भी दोस्ती। फिर एक दौर ऐसा आया कि करीम लाला की इतनी तूती बोलने लगी फिल्म इंडस्ट्री में भी कि हर शाम करीम लाला अपने घर में एक दरबार लगाने लगा, और उस दरबार में तमाम लोग आते अपनी समस्या लेकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आम लोग हों, पुलिस हो, यहाँ तक कि कहते हैं कि जज भी कई बार वहाँ पहुँच जाते थे कोई झगड़ा बाकी चीज़ें सुलटाने के लिए, और वो करीम लाला वहाँ फैसला सुनाता था। कई बार ऐसा हुआ कि जो भी करीम लाला ने फैसला सुनाया वो सरकारी ओहदे पे बैठे हुए लोगों तक ने माना। इसके बाद बाकी धंधे जो सारे चीज़ें होती थी वो चलता रहता था, किसी का घर खाली करवाना, कब्जा छुड़वाना है। तो एक दौर ऐसा आया कि करीम लाला खुद नहीं जाता था, वो अपने घर में ही बैठा होता था, और मान लीजिए किसी के घर को खाली करवाना है और उस घर में जो है वो खाली नहीं कर रहा है, तो करीम लाला के जो गुर्गे थे वो ले जाकर करीम लाला की काली बहुत सारी छड़ी बनाई गई, सेम जो करीम लाला लेकर चलता था, और उसकी कुछ और छड़ियाँ वैसे ही बनाई गई हूबहू। वो छड़ी ले जाके उस घर में रख देते थे, उस घर के दरवाजे पे। उस घर के दरवाजे पे उस छड़ी रखने का मतलब ये था कि करीम लाला ने ये छड़ी भेजी है, मतलब ये छड़ी नहीं, खुद करीम लाला है, तुम ये घर खाली कर दो वरना अंजाम समझ लो। कहते हैं कि वो छड़ी जिस घर में रख या जिस दुकान पे या जिस जगह पे रख देते थे वो अपने आप खाली हो जाता था कुछ घंटे के अंदर ही। तो ये खौफ था करीम लाला का। ये सारी चीज़ें चल रही थी, धंधा सब कुछ सही चल रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में भी करीम लाला का बड़ा एक कहते हैं क्रेज़ था, बड़े बड़े स्टार के साथ उठना बैठना। फिल्म इंडस्ट्री के भी झगड़े सुलटाने का काम करीम लाला के पास पहुंचने लगा था। कई ऐसे स्टार हैं जिनके पैसे डूब गए थे, करीम लाला ने फिर जिन लोगों ने लिया था उनसे पैसे लौटाए। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और सब ठीक चल रहा था 1980 तक। 40 से लेकर 80, 40 साल तक बॉम्बे पे करीम लाला ने एक छत्र राज किया, और कहते हैं कि उससे बड़ा कोई डॉन हुआ ही नहीं। लेकिन 80 के बाद अचानक अब कुछ नए गैंग उभरने लगे। उनमें से सबसे बड़ा था दो नाम, एक शब्बीर कासकर और एक दाऊद इब्राहिम कासकर। दोनों भाई थे और ये दोनों भी स्मगलिंग की इस फील्ड में उतरे। लेकिन शब्बीर और दाऊद को पता था कि जिस पेशे में उतरे हैं वहाँ ऑलरेडी 3 लोग हैं, वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला। लेकिन वरदराजन धीरे धीरे अपना समेट चुका था धंधा। हाजी मस्तान 80 आते आते अपना रुख बदल कर वो राजनीति की तरफ घूम गए और पॉलिटिक्स और एक समाज सेवा के तौर पे काम करना शुरू किया। लेकिन करीम लाला और उसका पठानी गैंग अब भी एक्टिव था। तो दाऊद को पता था कि मुंबई में पैर जमाना है, बॉम्बे पे राज करना है, तो करीम लाला से पंगा लेना पड़ेगा। और दाऊद इब्राहिम ये चाहता था हमेशा कि वो कुछ ऐसा ऐसा करे कि लोग दाऊद इब्राहिम का नाम जाने, सुने, पहचाने, ये नाम हर जगह गूंजे। लेकिन करीम लाला को इस बात का एहसास था कि अगर वो पलटवार या कुछ करते हैं तो वो कुछ करे तो फिर दाऊद का ही नाम होगा। तो इसलिए कई बार खाली अपने लड़कों से और इससे निपटाने की कोशिश की। लेकिन 81 से 85 के बीच में इन दोनों गैंग के बीच में खूब झगड़ा हुआ और कई लोग मारे गए। 1985 के आसपास की ही बात है जब ये झगड़ा चल रहा था इन दोनों के बीच में और गैंग वॉर शुरू हो गया था। लेकिन उस वक्त तक ये पता नहीं था कि यही गैंग वॉर है और इसी को गैंग वॉर कहते हैं। लेकिन तभी दाऊद के भाई शब्बीर कासकर की जब बात बहुत बढ़ी तो करीम लाला गैंग ने, उसके जो पठानी गैंग है, दिन दहाड़े शब्बीर कासकर का कत्ल कर दिया, दाऊद के भाई का। इस मर्डर से दाऊद बौखला गया और ये बहुत बड़ा झटका था कासकर गैंग के लिए, दाऊद गैंग के लिए। तब तक ये डी कंपनी नाम भी नहीं था। अब दाऊद जो है वो करीम लाला से बदला लेने के लिए बेताब हो गया कि किसी तरीके से बदला लिया जाए, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान में दोनों तरफ से खूब खूनी लड़ाई हुई और कई बार ये चीज़ें कई लोगों की जान लेकर गई। और तब मुंबई पुलिस ने पहली बार कहा कि एक्चुअली ये जो है ये गैंग वॉर है दो गैंग के बीच। तो गैंग वॉर शब्द असल में जो शुरू हुआ वो दाऊद इब्राहिम और करीम लाला, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा होता था उसकी वजह से हुआ।
दाऊद इब्राहिम इधर लगातार अपने भाई का बदला लेने के लिए बेताब था। करीब 5 साल बीत गए, 5 साल में मौका नहीं मिला, लेकिन 5 साल के बाद आखिरकार उसको मौका मिलता है। 81 में करीम लाला के पठानी गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर का कत्ल किया था। उसके 5 साल बाद 1986 में दाऊद इब्राहिम ने एक दिन मौका पाते ही करीम लाला के जो भाई रहीम खान, उसका कत्ल कर दिया 86 में। इसके बाद लगा कि अब बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि करीम लाला बख्शेगा नहीं। लेकिन करीम लाला की तब तक उम्र भी बढ़ती जा रही थी और पठानी गैंग और दाऊद गैंग के बीच में झगड़े में लगातार पठान गैंग जो है वो कमज़ोर होता जा रहा था। और इसकी वजह से ये था कि अब शायद करीम लाला उतना ताकतवर नहीं रहा। दूसरा, जो बहुत सारे उसूल थे करीम लाला हाजी मस्तान वरदराजन के टाइम में, अंडरवर्ल्ड के उस वक्त, कि किसी के परिवार को नहीं छूना, औरतों महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना, ये सारे जो शर्तें थीं, ये सारे उसूल थे, वो दाऊद इब्राहिम के आने के बाद सब टूट गए। पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच झगड़े में दाऊद गैंग ने इन चीज़ों का कभी भी पालन नहीं किया और परिवार पे भी बात आई। फिर धीरे धीरे पठान गैंग कमज़ोर हो गया, उम्र इधर बढ़ती जा रही थी। 85 में करीम लाला करीब 80 पार कर चुका था। फिर धीरे धीरे करीम लाला ने भी अपना पूरा धंधा समेट लिया। उसे लगा कि अब खून खराबा, बहुत सारी चीज़ें हो गई और उम्र जो है वो बहुत हो गई, भाई की जान चली गई। तो एक तरह से उसने दाऊद के लिए रास्ता क्लियर कर दिया। फिर दाऊद इब्राहिम 86 के बाद अचानक मुंबई पे उसका राज होता है। ऑलरेडी हाजी मस्तान राजनीति की तरफ रुख कर चुका था, वरदराजन था नहीं। करीम लाला ने अपने गैंग के कमज़ोर होने के बाद किनारा कशी कर लिया और एक आम जिंदगी बिताने लगा। इसके बाद 19 फरवरी 2002 को करीब 90 साल की उम्र में करीम लाला की मुंबई में ही मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद अब दाऊद के लिए कोई भी अड़चन नहीं बची थी। और इसके बाद करीम लाला की इधर मौत, 86 के बाद वैसे ही करीम लाला कमज़ोर था, और फिर उसके बाद मौत, और इस मौत के बाद दाऊद का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। अब असल में मुंबई पर या बॉम्बे पर दाऊद का राज था और दाऊद ने यहाँ से फिर अंडरवर्ल्ड, डॉन, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, गैंग वॉर, इसको एक दूसरी जगह ले गया। उसके बाद दाऊद का क्या क्या हुआ, किसी और दिन आपको पूरी दाऊद की जो कहानी है, दाऊद के शुरू से लेकर दाऊद के दुबई जाने, पाकिस्तान जाने और हिंदुस्तानी कानून को जो आज भी तलाश है उसकी, वो किसी और एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी करीम लाला की थी, जिसको मैं अगर कहूँ कि हाजी मस्तान की ज़ुबान से कि देश का शायद पहला डॉन अगर किसी को कहा जाए तो वो करीम लाला था। तो ये थी करीम लाला की पूरी कहानी। करीम लाला का परिवार आज भी मुंबई में है और करीम लाला इंदिरा गांधी की मुलाकात की कहानी भी आपको बता दी। दूसरा कोई प्रूफ नहीं है राष्ट्रपति भवन के अलावा। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को रात 9 बजे क्राइम तक के इस एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आप लोगों का संडे अच्छा गुजरे, छुट्टियां अच्छे से मने। थैंक यू वेरी मच।